तो नॉन करंट में जाता। वो लोग बोल रहा है नहीं, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। तो मजे का बात सुनो, दक्ष बोल रहा है कि अच्छा किसी का ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीना का है, छोटी इलायची बनाते हैं, उगाते हैं और बेच देते हैं। छोटा काम है यार, छोटा इलायची बनाना है, 3 मंथ्स में हो जाता है। 4 महीने बाद कोई क्रेडिटर को पैसा देना है, तो ये करंट हुआ कि नॉन करंट? बोल रहा है ये बेवकूफ़ी हो जाएगा सर। 3 महीना का ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपका है ना, तब आप अनंत का बात मानना, 12 महीना देखना। लेकिन अगर आपका 12 महीने के ऊपर का ऑपरेटिंग साइकिल है, तब आप ऑपरेटिंग साइकिल देखना। तो मस्त जुगाड़ बैठा के रखे हम आपके लिए। ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, विच एवर इज हायर will be considered the benchmark for current or non-current. For example, Prisha, 7 months is my operating cycle. 13 months में, या सॉरी 8 months में मेरा एक क्रेडिटर ड्यू है। Where do I classify this man? Current. पर भैया मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स विच एवर इज, तो 12 महीना इज द बेंचमार्क। अब 12 महीना कंसिडर करिए। अश्विन, ऑपरेटिंग साइकिल 17 महीना का है और ये 16 महीना का क्रेडिटर है। करंट की नॉन करंट? करंट, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना के ऊपर है तो ऑपरेटिंग साइकिल को कंसिडर किया जाएगा और वो ऑपरेटिंग साइकिल के नीचे है। तो पहला लड़ाई तो देखिए क्लासिफिकेशन में ही गड़बड़ कर देगा बच्चा। हेडिंग छोड़िए, यही नहीं बता पाएगा नॉन करंट है कि करंट है। तो करंट और नॉन करंट का परिभाषा थोड़ा सा बदल गया। कहीं ना कहीं बोलिए अनंत गलत तो नहीं था, 12 महीना का रूल तो है, पर वही तब है जब ऑपरेटिंग साइकिल मेंशन्ड नहीं है। और अगर ऑपरेटिंग साइकिल मेंशन्ड है 12 के नीचे है, तब भी 12 ही रेलेवेंट है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के ऊपर है, 12 महीना काम का नहीं है, ऑपरेटिंग साइकिल काम का है। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? यथार्थ। नॉन करेंट लायबिलिटी को आप याद करेंगे लॉल के नाम से, है ना, ये बहुत कॉमन वर्ड यूज है, LOL। बीच में एक डी आता है जो अगेन स्कोप ऑफ सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आप एल्डोल याद करना चाहते हैं तो एल्डोल याद कर लें, विच इज करेक्ट, पर LOL विल बी सफिशिएंट फॉर यू। सबसे पहले आता है इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आंसर करेंगे सर जुगल। 5 बोरोइंग्स का नाम। डिबेंचर्स, एनी लोन फ्रॉम अ बैंक, बट सर लॉन्ग टर्म, हाँ 12 महीना और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर से ज्यादा। ओके, पब्लिक डिपॉजिट्स, वेरी गुड आंसर। एनीथिंग एल्स? सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सब कुछ इधर ही चला जाता है। स्टेटमेंट का मतलब आप बताएंगे सर, ऑल बोरोइंग्स आर लाइबिलिटीज बट ऑल लाइबिलिटीज आर नॉट बोरोइंग्स। फिर से सुनिए, ऑल बोरोइंग्स, बोरो किए हैं, बोरो, वो लाइबिलिटी पक्का है। सारा लाइबिलिटी बोरोइंग है जरूरी नहीं है। बताइए, कुछ भैया क्रेडिटर से भी तो सामान खरीद सकते हैं उधारी पे। बोरोइंग का मतलब समझ रहे हैं, लोन लेना होता है, एक कैश इनफ्लो आता है और रिपेमेंट का बात होता है, ब्याज देना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमको बोले यार हम ना तो कल पैसा देता आपको, तो भी आप लाइबिलिटी है, हाँ या ना, बट आई हैवंट बोरोड मनी फ्रॉम यू, तो भी वो मेरा बोरोइंग नहीं है। लाइबिलिटी तो है, बोरोइंग नहीं है। बोरोइंग का मतलब है कि आप लोन लिए, तो लोन तो लाइबिलिटी है, पर सारा लाइबिलिटी लोन नहीं होता है। अग्री करते हैं इस बात से? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, हमको ना रिस्क नहीं लेना है, बस हम आपको इसका मतलब सिखा देते हैं। आप सब हमको लगता है एक स्ट्रॉन्ग बैच को बिलोंग करते हैं, तो हमको नहीं लगता कि दिक्कत होगा समझने में। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है, जैसे हमको एक बात बताइए शांभवी, आपको क्या लगता है अकाउंटेंसी के रूल्स के हिसाब से जो आप प्रॉफिट निकालते हैं,
टैक्स क्या उसी रूल्स के हिसाब से दिया जाता होगा? आपको क्या लगता है? वैसे नहीं जानना चाहते, सच गलत छोड़ दीजिए, नहीं क्या सेम है? गलत है मैम। तो कंपनीज एक्ट फॉलो करता है अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और जो इनकम टैक्स एक्ट है हमारा वो फॉलो करता है इनकम टैक्स रूल्स। सो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो इनकम टैक्स मानता नहीं है कि खर्चे हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आप सब मन में सोचे होंगे कभी ना कभी, अगर आप अकाउंटिंग थोड़ा सा जानते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आपको लगता है कि बैड डेट होगा, उससे आप आपके प्रॉफिट को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। तो उधर इनकम टैक्स अथॉरिटी चोमू है क्या? वो बोल रहा है अच्छा कोई बात नहीं, तुमको लगता है कि तुम्हारा सारा स्टूडेंट पैसा नहीं देगा इसीलिए तुम पीएल में डेबिट कर दिए हो, ओ इसीलिए तुम्हारा लॉस है और अब तुम टैक्स नहीं भरना चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं। सबसे अच्छा सब डाल दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स तो सर अप्रोप्रिएशन है, खर्चा ही नहीं है। आप फंडामेंटल्स पढ़े हैं ना, या करेंगे जब। रिजर्व्स को तो हम एक्सपेंस ही नहीं मानते, रिजर्व्स को तो हम लोग अप्रोप्रिएशन मानते हैं, पर प्रोविजन को तो बाकायदा पीएल में लिखा है आपने, एड न्यू लेस ओल्ड, लेजिटिमेट एक्सपेंडिचर माना गया है प्रोविजन को। पर इनकम टैक्स बोलता है घर जा भाई, हम नहीं मानते, होता होगा तेरा प्रोविजन, हम नहीं लेंगे। तो एज पर माई अकाउंटिंग इनकम एंड माई टैक्सेबल इनकम, विच इनकम डू यू थिंक विल बी हायर? अगर हम एक खर्चा लिख रहे हैं जो इनकम टैक्स नहीं लिख रहा है, प्रॉफिट किसका हायर होगा? नहीं सर, इनकम टैक्स का। खर्चा नहीं लिख रहा है वो, तो प्रॉफिट उसका हायर है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है कि इनकम टैक्स के तहत आप ये खर्चा डिसअलाउ होने वाला है? जो इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा, वो आपको चार्टेड अकाउंटेंट को ये बात पता है कि नहीं पता है? तो क्या मूर्ख हो, बैठे बैठे इसको लिख दो ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की। लगता है कि जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो बेसिक टैक्स देना पड़ेगा। कैन आई से टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम? बस इतना जान लीजिए। होता होगा सर, जब आपको लगता है कि रिफंड आने वाला है तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है। बच्चा बोल रहा है अगर ये है, उल्टा भी तो होगा। हाँ हाँ, उल्टा भी है, डेफर्ड टैक्स एसेट, पर वो एसिड साइड में जाएगा। अगेन अद्विक, आप समझ रहे हैं, ये पूछा नहीं आज तक जीवन में, पर अगर पूछ ले, इसका तो मेन हेडिंग अलग से ही है। हमको लगता है पूछ क्या सकता है, बोलता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज कब करेगा? हमको लगता है तब अराइज करेगा जब आपको टैक्स देना होगा, लायबिलिटी है। देना कब होगा? अभी का इनकम ज्यादा है कि टैक्सेबल इनकम ज्यादा है? व्हेन टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विल अराइज। आपका इनकम जो आप निकाले हैं और इनकम टैक्स निकाला है, लायबिलिटी कब आएगा? जब हमारा इनकम ज्यादा है कि उनका इनकम ज्यादा है? जब उनका इनकम ज्यादा है। सो व्हेन टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज क्रिएटेड। क्लियर है? अदर नॉन करेंट, आप लोग में से इशू ऑफ डिबेंचर कौन कौन कर लिया? पोरोड इधर ही जाता है, आईएससी में है ना, तो पोरोड इधर जाता है। सीबीएसई का लास्ट ईयर से विवाद चल रहा है, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। वो लोग बोलता है पोरोड लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डालो, जो हमको लगता है जो टीचर गलत है। लिए थे क्या लोन? बस वादा किए हो कि फ्यूचर में ज्यादा दोगे। डू यू रिमेंबर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर? अच्छा, शीशी एकेडमी एमपी बिरला इग्नोर करिए, पर जो इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ चुके हैं विद रिडेम्पशन कंडीशन, लॉस टू पोरोड, इट्स अ लाइबिलिटी, यस और नो, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, बट डिड यू बोरो मनी? पर सीबीएसई अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसको बोलता है नहीं नहीं, हम तो इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही लेगा भाई। उनका मर्जी है सर, बोर्ड है को, सीबीएसई गवर्नमेंट बोर्ड एक्सप्लेनेशन देगा आपको। मजाक? आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का फंडामेंटल्स का चैप्टर खोलिए। रेंट पेड टू पार्टनर इज अप्रोप्रिएशन, रेंट पेड टू पार्टनर इज अप्रोप्रिएशन, जाके देखिए ना एक बार, एनसीईआरटी का किताब में लिखा है। क्या कौन है, क्या जरूरत है?
वो लोग खुद जानता है हमारा बुक कोई नहीं पढ़ता है। काहे छापने का खर्चा बढ़ाए। एक बार एनसीईआरटी अकाउंट का खरीदे हैं 12 का, बेवकूफ़ी की है, पर एक बार हो सके तो खरीद के जो खरीदे ना, एक बार देखिए ना, रेंट पेड टू पार्टनर को अप्रोप्रिएशन बोला है। सबसे पहला चीज हम क्या सिखाए हैं, क्या दो तो चीज ऐसा है जो पार्टनर को देते हैं पर खर्चा मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर। वो बोलता है ना नहीं तो अप्रोप्रिएशन है भाई, टू रेंट मस्त दिखाता है PLI प्रो में। हाँ अरे आंसर करेक्ट कर रहा है, रेंट को खर्चा मान के। अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही डालिएगा, हमको लगता है भाई ईयर एंड एक सर्कुलर आ जाता है इस मामले में ना। DK गोयल आप लोग के CBSE के भगवान है, वो जाके सर्कुलर बैठा देते हैं कि नहीं नहीं यही होगा हमेशा। लास्ट अक्टूबर में ऐसा हुआ, डिसोल्यूशन बोल के एक चैप्टर था, उसमें भयंकर चेंजेस हुआ, भयंकर। किसी को कोई आइडिया नहीं, स्कूल में कुछ बोल ही नहीं रहा है, हम लोग को भी कुछ नहीं पता है, क्या करें। ISC एकदम बोल रहे हैं हम जो करते हैं वही करेंगे, सर्कुलर में भी दे दिया। CBSE कुछ बोल ही नहीं रहा है कि करना क्या है, इस साल से एप्लीकेबल है कि अगले साल से एप्लीकेबल है। सोचिए दिसंबर महीना में पता चला सारा चेंजेस इस साल से एप्लीकेबल, बोर्ड में भी आया। आप तक तो पहुंच जाएगा बात, पर जो KV आर्मी पब्लिक स्कूल है जो गवर्नमेंट बेस्ड है वहां तक कैसे पहुंचेगा ये सब बात। तो CBSE का कोई माई बाप नहीं है, कुछ भी करता है लोग। पर हम आपको अभी क्या बोल रहे हैं, अगर आप ISC हैं, ISC करेक्ट चीज पढ़ा रहा है, बोल रहे हैं कहाँ डालोगे इसको, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी। पर आप CBSE में हैं अभी फिलहाल के लिए, देखिए अभी तक तो यही बात है, कहाँ डालना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इधर जाता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पढ़े हैं तो इसके बारे में, नेशनल इनकम में CBSE वाला बच्चा लोग पढ़ा होगा। अच्छा रियल मजा पता है कब आता है, अक्टूबर में, तो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीटेड होता है ना। ऐसा नहीं होता वो इशू ऑफ शेयर वाला लोग आपको ये नहीं आता, डिवेंचर वाला लोग भूल जाओ, CBSE इको वाला को नेशनल इनकम आता है, ISC इको को नहीं आता है। एक टाइम आता है जहाँ सबको सब कुछ आता है, तब जाके रियल पढ़ाई का लिंकिंग होता है कि अच्छा इकोनॉमिक्स में आप सब CBSE स्टूडेंट्स ने नेशनल इनकम में एक कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट सीखा है। बोल रहा है ये दोनों तो सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, आज देना है क्या पैसा, जब रिटायर करेंगे तब देना है पैसा। प्रोविजन फॉर वारंटीज एंड क्लेम्स, आपकी कंपनी में सर हो सकता है कि आप आईफोन है और किसी का हाथ में मोबाइल फोन बस्ट टूस्ट कर जाता है, तो उसको आपको कॉम्पनसेशन देना हो सकता है, तो उसका एक प्रोविजन बनाना पड़ता है। लोन लिए हैं, लोन लिए क्या, अभी तक हो गया लाइबिलिटी नहीं, पर लगता है हो जाएगा। कोई सुंदर सा सवाल पूछ नहीं रहा है पर पूछना चाहिए, भैया ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्यों नहीं है, हाथ फटेगा तो देना पड़ेगा ना। बात ना बहुत बारीकी सा है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन में फर्क कॉन्फिडेंस का है, प्रोबेबिलिटी। प्रोविजन फॉर बैड डेट को हम क्यों एक खर्चा मानते हैं, क्योंकि हमको लगता है सही मामले में पैसा नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी हाई है। प्रोविजन फॉर डैमेजेस टू बी गिवन टू ईशानी बिकॉज ईशानी डज नॉट नो हाउ टू वॉक, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गिर जाएगी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। सोचिए लड़खड़ा के चल रही हैं और गिर गई हैं, हम पे केस कर गई, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो क्यों, मतलब सोचिए ना, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है क्या, तो इसको हम प्रोविजन नहीं बना सकते ना, दूर दूर तक नहीं गिनेगा। इनकम टैक्स वाला लोग कोई प्रोविजन को कंसीडर नहीं करता है, कोई प्रोविजन को कंसीडर नहीं करता है सर, बिल्कुल भी नहीं, वो तो अप्रोप्रिएशन है, खर्चा ही नहीं। आप अगर इंटरेस्टेड होंगे ना सर, इनकम टैक्स का पढ़ाई एक अलग लेवल पर है। आप आज तक WDV और SLM ही सुने हैं ना, इनकम टैक्स में ब्लॉक मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, ब्लॉक मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, अलग ही कॉन्सेप्ट है।
कंपनीज अकाउंट मतलब कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन के रेट्स अलग है, इनकम टैक्स के रेट्स अलग है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक जगहों में पैसे लगाएंगे तो आपको 100% अबव डिडक्शन मिलेगा। मतलब आप पीएल में लिखाए हैं प्राइम मिनिस्टर गांधी योजना, आपको एक खर्चा दिखाया तो इनकम टैक्स आपको उसको 2 बार गिनने देगा इस खर्चा। बोलते हैं हम चाहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर गांधी योजना में पैसा लगाएं। हाँ, अरे पीएम रिलीफ फंड और गांधी योजना अलग अलग है राजीव गांधी। हाँ, पीएम गांधी आप लोग सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, इसीलिए पीएम मोदी योजना। अब ठीक है, योगी बोल दें क्या अब नेक्स्ट? देखो अपना क्लासेस रिकॉर्ड होता है तो पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहिए ना। पागल है क्या तुम? हम लोग बंगाल में हैं अभी, अंकित बैठा है क्लास में। हाँ, पर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स हैं बंगाल से बहुत सारे, तुमको पता नहीं है? क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा तो यार तुम लोग सेंटर बंद करवा देगा। नहीं, हमको लगता है कि बंगाल से प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, मतलब बंगाल का अपना एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। जैसे चल रहा है कोई बड़ा बात नहीं है, बंगाल को देश ही बना दे लोग। सुबह उठ के देखेंगे बंगाल इज अ कंट्री। हाँ, हमको फुल प्रोबेबिलिटी है सर इसका, 10-15 साल में अगर ऐसा ही हालत रहा तो बोलेगा मिला दो, एक ठो नेशन होगा और उनके पीएम होंगे एक जन। क्या मालूम? हमको क्या बोलते हैं आप? हमको क्या बोलते हैं? भैया बोलते हैं तो ठीक है। जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करना चाहिए आपको बस। भैया का वो क्या होता है, स्त्रीलिंग? हाँ, भैया का स्त्रीलिंग क्या होता है? हाँ, बहन होता है? नहीं, भाई का बहन होता है, भैया का कुछ और होता है। चलिए यहाँ पर नोटिस करिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग था तो कोई एग्जांपल दीजिए ना ईशानी, बढ़िया सा जो आप क्लास 11 में कैश बुक बनाते समय देखे हो, या बीआरएस, बैंक ओवरड्राफ्ट। इंस्टेंट पेमेंट करना होता था, याद है? कई बार तो कैश बुक में बोलता था कि बैंक ओटी 0 कर दे भाई, बैलेंस करो, कैश में पैसा पड़ा हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल कर दो। शॉर्ट टर्म लोन्स, अग्री करते हैं? इसमें ना बहुत गजब का एक सवाल पूछता है, आंसर करिएगा दक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड में। दोनों बोर्ड में इस साल पूछ लिया सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था जो दोनों में पूछा। बोला डिबेंचर्स को कहां लिखते हैं? नहीं सर, अभी वो बोला था, आप सुने होते तो आप बोल देते हैं आंसर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना। डिबेंचर को कहां लिखे हैं हम लोग? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अब सुनिए अश्विन, क्योंकि वो बोल रहे हैं वो डिबेंचर नहीं किए हैं, आप तो किए हैं। डिबेंचर्स नाउ ड्यू विद इन 12 मंथ्स। देखिए आप इशू किए थे कि विद इन है, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीना, और डिबेंचर ड्यू है 6 मंथ्स के अंदर। शॉर्ट टर्म कहाँ? बोरोइंग में। तो हम कुछ बोले नहीं जोगल आपको, डिबेंचर कैन नॉट बी ऑलवेज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और जानते हैं इसका नाम क्या दिया ये लोग? नाम दिया, देखिए इंग्लिश पकड़ पाइएगा कि नहीं, सब तो यहाँ अच्छा स्कूल से पढ़ता है। आप बताइए मोनल, डोंट बी फ्लैबरगास्टेड विद दिस। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ये नहीं पूछा, देखिए ये तो हम आपको सिचुएशन बताए कि डिबेंचर ड्यू बन गया, हमसे ये पूछा कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। समझ में आ रहा है ध्रुव? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, एक डेट जो लॉन्ग टर्म है पर उसका ड्यू डेट अब शॉर्ट टर्म हो जाता है, तो वो रिक्लासिफाई किया जाएगा फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग।
How many of you are understanding why is it important for you to understand Schedule 3 before even starting company accounts, whether it is issue of shares, issue of debenture, ratio analysis or comparative common size? Because if you have done comparative common size in school, what do we have to do? We have to write this, make 2 columns. If you have not written this in the right order, even if you do plus minus correctly, you will not be given marks. So comparative and common size actually comparative and common size के ऊपर नहीं है, बैलेंस शीट फॉर्मेट पर है. हूबहू यही ऑर्डर होना होगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता है. लॉल तो लॉल, एस्टॉस तो एस्टॉस. अच्छा, किसी में एस नहीं है तो टॉस. जो नहीं है वो मत लिखिए. ट्रेड पेएबल क्या डालेंगे इसमें? ना डेटर, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, बस 2 ही चीज जाता है इसमें. क्लियर है? अदर करंट लाइबिलिटी सर, नाम चेंज नहीं कर सकते आप. आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जीवन के जितने आउटस्टैंडिंग थे वो सारे अदर करंट लाइबिलिटी में चले जाते हैं. लेकिन जो सबसे बड़ा एडिशन, जो सबसे बड़ा चीज है जो एग्जाम ओरिएंटेड पूछा जाता है, जो प्रियांशु पूछा, कॉल्स इन एडवांस. देखिए, हमको लगता है प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग सैलरी आप पहचान लेते हैं कि वो अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा. लेकिन आप कॉल्स इन एडवांस शायद बैलेंस शीट में, एसेट में, उसमें लिख देते, लाइबिलिटी में. कॉल्स इन एडवांस को आप कैपिटल का पार्ट नहीं बना सकते हैं. कॉल्स इन एडवांस हम कॉल किए ही नहीं है. ये बार बंद कर देना, तूफान उफान आ रहा है तो बार बार होता रहेगा ये. यही वाला ढंग से वो वहाँ. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग शेड्यूल 3 इज नॉट 1 चैप्टर? आप में से किस किस का स्कूल में कंपैरेटिव कॉमन साइज हो गया? आप बताइए, कंपैरेटिव कॉमन साइज में परीक्षा हुआ अभी तक? आप लोग का हुआ था, याद है? तो हमको जितना याद है, ऋषि एकेडमी में क्या किया ना, ये जंबल डब दिया. टास्क क्या करेगा, आपको बोलेगा भाई इसको ऑर्डर कर. कंपैरेटिव कॉमन साइज अगर आप किए ना, नहीं किए कोई बात नहीं, आप लाइफ में कुछ मिस नहीं किए. ये 2 ठो कॉलम है, यहां पर 2 स्पेसिफिक कॉलम आ जाता है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, दैट्स इट. प्लस माइनस करना है. मैं बोल रहा हूं मार्क्स इस पर नहीं है, आप समझ पा रहे हैं? इसकी सजावट पे है. ये रटना होगा ऑर्डर में, जैसे करो हमको नहीं पता. मतलब जो हम बताए थे, शर्लिन चोपड़ा, राखी सावंत, मिका रिसीव्ड अ स्लैप वैक, शोम्पा, लॉल, एस्टॉस, ऐसे याद रखना है, ऐसे याद करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको. कुछ बच्चा बोलता है नहीं मोजा पे लिख के चले जाएंगे, ऐसे देख लेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता है भाई, हमको एकदम फर्क नहीं पड़ता. ये रटा हुआ आना चाहिए आपको. टैटू करा लो, ये एक बच्चा बैलेंस लिखवाया है, क्या पता करवा दे इस तरह से, SC RS, हाँ हो सकता है, इसमें क्या है. जो आपको सुविधा हो, अगला क्लास पूछेंगे आपसे. हर क्लास में, किसी भी क्लास में आपसे बैलेंस शीट फॉर्मेट पूछ सकते हैं. कारण रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव कॉमन साइज, ये सब में बैलेंस शीट आता है. बिना बैलेंस शीट के चैप्टर नहीं किए जा सकते. अगर रेशियो का नाम है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, अब करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है आपको वही नहीं पता है, तो आप फॉर्मूला में क्या डालेंगे? इफ यू डोंट नो दैट व्हाट इज एस्टॉस, हाउ डू यू इवन आइडेंटिफाई करंट लाइबिलिटीज? झूठ नहीं बोले हम आपको. यू कैनॉट डू रेशियो एनालिसिस इफ यू डोंट नो CIT CSO इज करंट एसेट्स. शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट में क्या क्या लेना है अगर आपको पता ही नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है वो पता नहीं है, डेट बाय इक्विटी में आपको पता ही नहीं है क्या क्या आ रहा है, तो आप बैलेंस शीट बिना पढ़े रेशियो एनालिसिस नहीं कर सकते. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. इसमें भी ना मतलब बहुत बड़ा एडिशन है, एक ही है इसमें, प्रोविजन फॉर टैक्स. जो अकाउंटिंग प्रॉफिट का टैक्स बनाते हैं ना अपने, वही है प्रोविजन फॉर टैक्स. ईशानी एकदम फटाक से हम चाहते हैं, पहले आप हमको बताएं कौन सा चीज़ के अंदर क्या क्या जाता है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या जाता है.
देख के बताएं। और रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक चीज और जाता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। शर्लिन चोपड़ा SC, राखी सावंत और मीका का लड़ाई हुआ था, आप जानते हैं, थप्पड़ पड़ा था। मीका रिसीव्ड अ स्लैप वैक। उसके बाद MP बिरला की एक मैम आती है SHAMPA, शोम्पा। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉल है, LDOL अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी कंसिडर करें, और एस्टॉस में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। भैया ये करना जरूरी क्यों है? ऑर्डर इंटरचेंजेबल नहीं है। एक मतलब किसी का नाम नहीं ले सकते, एक तो वीडियो देख रहे थे किसी टीचर का, टॉस करके याद करा दिया। अब प्रॉब्लम क्या है उसमें ट्रेड पेबल पहले नहीं आ सकता। टेक्निक सही है, जैसे एक है CIT CSO, उनको वो पढ़ाए हैं टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अरे बाप रे बाप, ना कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरिया ऐसे बोल दिया आप, शर्म नहीं आता है? कैपिटल से लेस करते हैं, इतना सम बनाए हैं बैलेंस शीट का, कॉल्स इन एरिया एसेट में डालेंगे, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड से लेस करेंगे। ध्यान दो इधर, क्लियर है यहां तक बात? जितना टाइम कंज्यूमिंग लाइबिलिटी साइड है ना, एसेट साइड नहीं है, आई प्रॉमिस। 10 मिनट में हो जाएगा। तो ये सारा लाइबिलिटी खत्म हुआ, अब एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स में सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं नॉन करेंट एसेट्स। कैसा चीप टाइप का वेदर है, गर्मी का टाइम पे ऐसा गर्मी करेगा कि मतलब आदमी गल रहा है थोड़ा थोड़ा दिन पर दिन, और तूफान ऐसा आएगा कि मतलब उखाड़ के लेके चला जाएगा सब कुछ। ऐसा एक्सट्रीम वेदर्स ना ठीक नहीं है। नॉन करेंट एसेट में सबसे पहला हम लोग लिखते हैं, देखिए ना नाम बहुत गजब किया और गलती कर सकते हैं आप, तो PPE एंड इंटेंजिबल्स है। ये गलती बहुत बच्चे हम कर रहे थे लास्ट ईयर सर, और फिर अलग भी दिखाना है। मेन हेडिंग क्या है समझ रहे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स, ये एक हेडिंग है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स। आप लोगों में से कितना बच्चा समझ पा रहा है कि भैया ओ टेंजिबल इंटेंजिबल को एक में डाल दिया, टेंजिबल और इंटेंजिबल को एक में डाल दिया। व्हाट आर द 3 टेंजिबल थिंग्स एज एसेट्स यू कुड हैव? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और AC TV फ्रिज माइक्रोवेव। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये टेंजिबल में बैठा, और इंटेंजिबल्स का अलग हेडिंग है। तो इसका पहला पार्ट क्या होना चाहिए मैम? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 1 का A इज PPE, वो हेडिंग है A, जैसे शेयर होल्डर्स फंड था। सर आई डोंट वांट द कन्वेंशनल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कुछ बढ़िया बताइए ना प्लांट एंड मशीन PPE में, कोई ऐसा जो आप अभी तक नहीं सोचे हो और जो सुन के हम आपको हमेशा, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, एक तो लाइफ स्टॉक का हमेशा एग्जाम्पल देते हैं हम। घर वर में मतलब सोचिए आप आराम बाग हैं जी, बोले ना जी। PPE कैसे मतलब मल्टीट्यूड, हाँ एक्विजिशन कॉस्ट, हाँ रिप्रोड्यूस कर करके करेक्ट। हाँ अगर सर मॉनेटरी कुछ पैसा लगा है उसमें, जैसे डिलीवरी ऑफ द काउ या कोई डॉक्टर फीस, तो इट इज एडेड एज द एक्विजिशन ऑफ द एसेट। अगर फ्री में आया है तो सर नॉट अ ट्रांजैक्शन, वोंट बी रिकॉर्डेड। कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ना कोई एसेट नहीं। जब कोई एसेट फिजिकली आया ही नहीं है तो उसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे आप? है ना, यू हैव टू अक्वायर द एसेट फर्स्ट। है फिजिकली बढ़ रहा है,
पर आपने उसको खरीदा नहीं है। जी, पर मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, टेल मी इफ यू बाय अ लैंड एंड इट एप्रिशिएट्स, डू यू रिकॉर्ड इट? So why would you increase without any transaction? If you buy new any asset, then it will be a part of it. हाँ, लॉस होता है इसमें सर। अगर कोई आपको लॉस हुआ ही नहीं है, मतलब अगर आप खरीदे ही नहीं है, उसके मरने पे आप लॉस क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? बुक्स में आप एसेट लिखे ही नहीं है, जाने को हटा कैसे रहे? नहीं, कैसे लिखेंगे सर, बताइए ना, इसका आंसर दीजिए ना। रिलायंस का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स किसमें है? मैंगो। सच है, पकड़ गूगल करके देख लीजिए। एक एक पेड़ उनका मैंगो का एक एक एसेट है। बॉयलर प्लांट बोलते हैं उसको। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट्स फॉर अ कंपनी हु इज डीलिंग इन हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, फोना एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ पा रहे हैं हाँ या ना? हाँ, इंटेंजिबल है, इट्स इंटेंजिबल। वेबसाइट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। फ्लिपकार्ट जैसा एक वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप गूगल करिए, अराउंड 7 करोड़ रुपया लगता है। जितना लाइन आइटम्स है उतना डोमेन स्पेस और उतना सब के लिए 7 करोड़ रुपीस वो लोग को लगा था। एब्सोल्युटली सर, इंटेंजिबल। छू कैसे जाएंगे आप सर्वर, बताइए तो सर। वो तो डब्बा छू रहे हैं, सर्वर तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है, उसको कैसे छुएंगे आप? आईपी एड्रेस को छू पाएंगे आप? रूम इज पीपी, वो डेटा सेंटर है सर। लेकिन जो आप अक्वायर करते हैं अपना राइट्स, उसको तो सर आप इंटेंजिबल में ही डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये सब, क्योंकि एग्जाम में आपसे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं पूछेगा। इतना आप समझ पा रहे हैं ना? पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, नहीं ड्राइंग नहीं करना है अभी। तो एक तो एसेट होता है कॉल्ड मास्ट हेड। दिस इज नॉट रिलेटेड टू शिपिंग। मास्ट हेड इज एन इंटेंजिबल एसेट विच इज गिवन राइट्स टू पब्लिकेशंस। सो मान लीजिए हम द टेलीग्राफ है और दूसरा देश में कोई द टेलीग्राफ का राइट्स को यूज करना चाहता है, तो वो मेरा मास्ट हेड को यूज कर सकता है, उसके बदले हमको पैसा देगा। इट्स लाइक अ ट्रेडमार्क। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज एन इंटेंजिबल। बट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद आ जाता है इंटेंजिबल्स। बताइए क्या क्या लेंगे इसमें जानवी? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वेबसाइट, सर्वर, डोमेन नेम, ये सब इधर चला जाता है। मास्ट हेड्स, टेक्निकल नो हाउ। पेप्सी का गूगल करिए ना, टेक्निकल नो हाउ बोल के एक एसेट है, जानते हैं? बोलेगा फॉर्मूला गार्डेड सीक्रेट है। हाँ, कोका कोला, हम क्या बोले अभी? पेप्सी हो, कोका कोला, दोनों का ही होगा, उसका भी होगा आई एम श्योर। KFC वेल गार्डेड सीक्रेट रखा है अपना, उसके लिए खर्चा करता है करोड़ों रुपया, ताकि किसी को पता नहीं चले कि क्या है रेसिपी। टेक्निकल नो हाउ मेरा एसेट है, समझ रहे? पेटेंट तो सुने ही है, कॉपीराइट भी सुने हैं, ट्रेडमार्क भी सुने हैं। गुडविल कौन सा, अपना कि किसी और का? परचेज्ड गुडविल, याद है ना, बात हुआ इस पे। बोल रहा है ये अधूरा है तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ नहीं सर, इसी का पार्ट पीपी है ना, अधूरा पीपी है, हाँ या ना? फिर आता है आपका इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स।